गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास तक हेल्थ एंड डिसीज़ नाम के चैप्टर को इनिशिएट किए थे और उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट था जिसको हमने इम्यूनोलॉजी के हिसाब से डिस्कस किए थे। तो इम्यूनोलॉजी के जितने भी डायमेंशंस है, डेफिनेशन, उसके रिक्वायरमेंट, उसका मीनिंग, उसके बाद में उसके अलग अलग कंपोनेंट्स, कितने सेल्स वहाँ पे इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। उसी चैप्टर को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। हेल्थ एंड डिसीज़ को, यहाँ पे अभी दूसरा सेगमेंट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम हेल्थ और डिसीज़ के हिसाब से पढ़ेंगे। तो उस दिन के क्लास में या फिर लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किए थे कि देर आर मेजर 5 ब्रांचेस विच कैन बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़। तो वो कौन से ब्रांचेस थे आप लोगों को शायद रिकॉल हो रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों वर्ड जो इस टाइटल को इंडिकेट कर रहे हैं, इन टाइटल्स के वर्ड्स को हमको समझना ज़रूरी था। हेल्थ का मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़, ये हमने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन दिए थे। उस डेफिनेशन में ये कहा गया था कि हेल्थ का मतलब क्या होना चाहिए, तो इट इज़ द कंप्लीट स्टेट, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जिसमें 3 डायमेंशन कवर होनी चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। द फर्स्ट डायमेंशन इज फिजिकल, देन सेकंड डायमेंशन इज मेंटल एंड थर्ड डायमेंशन इज सोशल। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, WHO के हिसाब से जो डायमेंशन दिए गए हैं, इट इज़ द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ डिसीज फ्री कंडीशन होना मतलब कोई भी पर्सन हेल्दी होता है, ये हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो WHO के हिसाब से हमारे बॉडी में फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए, मेंटल फिटनेस भी होना चाहिए और वैसे हम सोशली भी फिट होने चाहिए, जहाँ पे डिसीज फ्री कंडीशन को हम सिंपली यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। इस डेफिनेशन के बाद में हम जो सेकंड टाइटल की तरफ आए थे, दैट इज द डिसीज। डिसीज का एक मैंने लिटरल मीनिंग आपको बताया था कि बॉडी इज नॉट एट ईज। क्या मतलब होता है उसका, बॉडी इज नॉट एट ईज। इसको हम अलग वर्ड के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहां पे ये भी मीनिंग हो सकता है कि देयर इज अ सर्टेन एबनॉर्मेलिटी विच कैन बी अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी ऑर्गन का अगर फंक्शन या फिर उसका स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होता है, उसकी माल फंक्शनिंग हमको दिखती है, उसके एबनॉर्मेलिटीज हमको दिखते हैं, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं द कंडीशन ऑफ द बॉडी इज फेसिंग द डिसीज कंडीशन। तो डिसीज का मतलब होता है कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी, कोई भी माल फंक्शन, कोई भी डिसेबिलिटी अगर हमारे बॉडी में किसी ऑर्गन से रिलेटेड जनरेट होता है तो उसको हम डिसीज के कंडीशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते थे। तो स्पेशली हमने जो 5 ब्रांचेस दिए थे उसको फिर से आज हम रिकॉल करेंगे क्योंकि ये इस सेगमेंट में इंपॉर्टेंट है। तो वो 5 ब्रांचेस को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कौन से 5 ब्रांचेस दिए थे आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने ब्रांच दिए थे द ब्रांच कॉल्ड पैरासिटोलॉजी। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, पैरासिटोलॉजी इज डील्स विद द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट या पैथोजन। तो हमको इस ब्रांच से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन को, एक एरिया को कवर करना है कि कोई भी डिसीज पॉजिटिव पैरासाइट या फिर पैथोजन होगा तो उसके लाइफ साइकिल के बारे में हमको प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करवाना है। व्हाट दिस पॉइंट, कम टू द सेकंड ब्रांच। सेकंड ब्रांच हमने कौन से पढ़े थे, तो वहां पे हमने नाम दिए थे एपिडेमियोलॉजी। ये इस सेगमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या हो सकता है, तो दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अभी इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी पैरासाइट या फिर जो डिसीज पॉजिटिव एजेंट है वो जब हमारे बॉडी में एंटर होता है, उसकी एंट्री हमारे बॉडी के अंदर दिखती है, तो वो कौन से मोड से हो चुकी है। क्या वो किसी वेक्टर के थ्रू आया है, क्या वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन की वजह से आया है, किसी व्हीकल की तरफ से वो आया है या फिर किसी मीडियम की तरफ से आया है। तो हमको ये एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा कि किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए
उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मस्ट देयर. सो फॉर दैट वी रिक्वायर द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज कॉल्ड एज द एपिडेमियोलॉजी. तो मीनिंग आप लोगों ने समझ लिया है. एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कोई भी पैथोजन या पैरासाइट किसी भी हेल्दी पर्सन के बॉडी में कैसे एंटर होता है. कमिंग टू द थर्ड ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस नाउ फॉर दिस सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, वो दिया जाता है इट इज नोजोलॉजी. इसका मीनिंग क्या बताया जा सकता है? ये रिपीटेटिव है, आप लोगों ने रिकॉल करना है इसको. नोजोलॉजी का मतलब हमने बताया था दिस इज द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज. ठीक है, अभी आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो सिंपली यू कैन कंसिडर द कैटेगराइजेशन ऑफ द डिसीज, कि किसी भी पर्सन को कोई अगर एबनॉर्मेलिटी दिख रही है या फिर कोई डिसेबिलिटी दिख रही है तो वो किसके वजह से है, तो वो पॉजिटिव एजेंट के हिसाब से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे अगर हम देखेंगे तो ये क्लासिफिकेशन में हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि क्या वो डिसीज कॉन्टेजियस है, नॉन कॉन्टेजियस है, क्या वो कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, क्या वो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है. वो बायोलॉजिकल फैक्टर के हिसाब से देखेंगे तो वायरल है, बैक्टीरियल है, या फिर हेलमिंथ है, या फिर प्रोटोजोनल है. इन सभी डायमेंशंस को हमको इस ब्रांच में डिस्कस करना पड़ेगा कि कोई भी डिसीज जब भी आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसको सबसे पहले क्लासीफाई करना पड़ता है, या फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि वेदर इट इज वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोनल और हेलमिंथ एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिसीज पॉजिटिव करके रहेंगे, उनके हिसाब से हमको उसको क्लासीफाई करना है. तो इसका भी नॉलेज हमको इस चैप्टर में होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट क्लासिफिकेशन हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते हैं. तो ये तीसरी ब्रांच थी जिसको हमने नोजोलॉजी करके नाम दिया था. चौथी ब्रांच जो यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं उसको हम नाम देंगे इट इज इटियोलॉजी. इसका भी मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था. इटियोलॉजी क्या होता है? तो इन टोटल कंपोनेंट में अगर हम इंक्लूड करेंगे इट विल शो द नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसीज. अभी आप देखेंगे हमने पैरासाइट के लाइफ साइकिल को डिस्कस किए, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को भी डिस्कस किए, फिर उसको क्लासिफिकेशन में भी लाए हमने, लेकिन इसके बाद में भी हम लिख रहे हैं कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसीज. इसका मतलब क्या हो सकता है? तो जब हम किसी भी पैथोजन की स्टडी करते हैं, किसी भी पैरासाइट को डिस्कस करते हैं, तो उस टाइम पे हमको ये पता लगने वाला है कि जब भी कोई पैथोजन किसी हेल्दी बॉडी में एंटर होगा तो उसके लाइफ साइकिल के सभी स्टेजेस हमारे लिए पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है तो मलेरिया के लिए जो पॉजिटिव एजेंट है वो होता है प्रोटोजोन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम करके. जब प्लाज्मोडियम एंटर होता है तो उसके लिए देखेंगे तो कुछ लाइफ साइकिल के स्टेजेस जो है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के बॉडी में कंप्लीट किए जाते हैं, और कुछ जो स्टेजेस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट किए जाते हैं. सो वी हैव टू चेक हियर what is the exact stage when it is entered into the human body, it will creating the particular disorder condition or disease condition. तो हमको ये exactly देखना पड़ेगा कि उस 10-12 लाइफ साइकिल के स्टेजेस में से exactly कौन सी स्टेज ह्यूमन बॉडी में एंटर होती है, तब जाके हम किसी डिसीज को फेस कर सकते हैं. फाइलेरियासिस का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. उसमें भी हमको यही देखने को मिलता है कि जब फाइलेरियासिस होता है तो उसमें भी इंटरमीडिएट होस्ट होता है, इंटरमीडिएट वेक्टर होता है. उस वेक्टर में कुछ लाइफ साइकिल के स्टेजेस कंप्लीट किए जाएंगे और कुछ ह्यूमन में. तो हमको एग्जैक्टली ये पता करना ज़रूरी है कि कौन सा एक पॉजिटिव फेज होता है, कौन सा एक स्टेज होता है जिसके वजह से किसी भी पर्सन को कोई भी डिसीज हो सकता है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल वर्ड लिखा हूँ, दैट इज़ द एग्जैक्ट कॉज. मतलब हमको कॉज तो पता लग जाता है कि कौन से पैथोजन की वजह से हो रहा है, उसका कैटेगराइजेशन क्या है ये भी पता लग जाता है, लेकिन उस पैरासाइट या फिर पैथोजन के लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में से एग्जैक्टली इन्फेक्शन को स्प्रेड किया जा रहा है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ये हो गई है चौथी ब्रांच. और लास्ट वाली ब्रांच जो वेल नोन ब्रांच है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किए हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. मैंने आपको क्या बताया था? इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. ये हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए हैं. इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? द सिस्टम विच कैन मेंटेन द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी. और रेजिस्टेंस पावर का मतलब क्या होता है? तो इट इज स्पेशली रिलेटेड टू द डिफेंस मैकेनिज्म और द फाइट बैक मैकेनिज्म.
तो हमारे बॉडी का जो फाइट बैक मैकेनिज्म है वो इन 4 अलग अलग कंपोनेंट के अगेंस्ट में काम करता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस चैप्टर को प्रॉपर लेवल पे स्टडी करने के लिए, इसका अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमको ये 5 ब्रांचेस का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको रिकॉल करने के लिए मैंने लिखा हूँ। 5 ब्रांचेस को अच्छे से याद कीजिए, इसको ध्यान में रखिए और इस चैप्टर में इसको अप्लाई करते जाइए। तो उसके बाद में अभी हम इस चैप्टर को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ब्रांच तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं, अभी ये 4 ब्रांचेस कहीं ना कहीं हमको अलग अलग लेवल पे दिखने वाले हैं। तो सबसे पहला ब्रांच हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द पॉइंट फ्रॉम नोजोलॉजी। नोजोलॉजी का मतलब अभी अभी मैंने क्या बताया था, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे किसी भी डिसीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसके पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में पहला टाइप रहेगा, एक है जिसको हम लिखेंगे इट इज कंजेनाइटल। ठीक है, और दूसरा कैटेगराइजेशन हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज एक्वायर्ड। अभी ये दोनों को अच्छे से मीनिंग के साथ समझ लीजिए। कंजेनाइटल, इसमें आपको एक वर्ड का मीनिंग मिल रहा होगा। जेनाइटल मीन्स रिलेटेड विद द प्रॉपर इनहेरिटेंस और यू कैन कंसिडर इट इज बाय बर्थ। किसी भी पर्सन के बॉडी में कोई भी इनएबिलिटी या फिर जिसको हम डिसेबिलिटी बोलेंगे, अगर वो बाय बर्थ उसके साथ आती है तो वैसे डिसऑर्डर को, वैसे एबनॉर्मेलिटीज़ को हम इस कैटेगरी में रखेंगे। तो कंजेनाइटल डिसीजेस में हमको एक चीज़, पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, द डिसेबिलिटीज मस्ट बी बाय बर्थ और सिंस फ्रॉम द बर्थ। तो इसको हम फिर से स्प्लिट अप करेंगे, इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे। तो कंजेनाइटल में फिर से हमको कम से कम 3 और टाइप्स यहाँ पे मिल सकते हैं। एक रहेगा कंजेनाइटल में सिंगल जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर। दूसरा कंसिडर करेंगे यहाँ पे क्रोमोसोमल एबर्वेशंस। ठीक है, और तीसरा हम इंक्लूड करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाद में फिर उसको डिटेल में डिस्कस करना ही है। इंट्रोडक्टरी पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। तो कंजेनाइटल का मतलब बाय बर्थ, जो हमारे बर्थ के साथ हमको मिलने वाले डिसऑर्डर्स है। सिंगल जीन म्यूटेशनल मतलब क्या है, तो ऐसा कोई पर्सन जिसका टोटल जेनेटिक मेकअप अगर है तो उसमें से कोई एक जीन डिफेक्टेड है। तो एक जीन अगर डिफेक्टेड है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि उस पर्सन के बॉडी में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी डिसेबिलिटी आ सकती है। फॉर एग्जांपल कंसिडर करेंगे तो सिंगल जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर में आप अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिंगल जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर में यहाँ पे आप सिकल सेल एनीमिया इसको इंक्लूड कर सकते हो। आप यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस को इंक्लूड कर सकते हो, या फिर इसके साथ में हम देखेंगे जो आपको और डिटेल में पढ़ना है, हीमोफीलिया करके एक कंडीशन होती है। इसमें आप जब डिटेल में पढ़ोगे तब आपको ये पता लगेगा कि एक जीन के एबनॉर्मेलिटी के वजह से, एक जीन के डिफेक्ट के वजह से स्पेशली ये डिसेबिलिटीज प्रोड्यूस हो चुकी है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे आरबीसीज का शेप और साइज चेंज हो जाता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या फिर रेस्पिरेटरी गैसेस की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसमें डिस्टर्बेंसेस दिखेंगे। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है जनरली, तो रेड ग्रीन कलर का डिफरेंशिएशन एबनॉर्मल हो जाता है। उस पर्सन को रेड और ग्रीन इन दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं दिखता है। इन स्पाइट ऑफ दैट पर्सन कैन आइडेंटिफाई एज अ ग्रे कलर। ठीक है, और तीसरी कंडीशन देखेंगे तो हीमोफीलिया, इसमें भी एक ही जीन के ऊपर इफेक्ट होता है। तो इस इफेक्ट का हमको इम्पैक्ट इस तरीके से दिखता है कि उस पर्सन में क्लॉटिंग के जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं क्लॉटिंग के लिए लगने वाले, उस फैक्टर का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, इस पर्सन को, जो सफरर पर्सन है, इनको ब्लीडर्स डिसीज कहा जाता है। तो ब्लीडर्स डिसीज क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लॉटिंग के फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो उनमें क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म होता है जिसको हम ब्लड कोएगुलेशन बोलते हैं, उस मैकेनिज्म में हमको एबनॉर्मेलिटीज आते हुए दिख सकती है। तो छोटी सी भी अगर इंजरी उनमें आती है तो आप देखोगे कंटिन्यूस लॉन्गर टाइम के लिए ब्लीडिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली दिखने लगती है। तो
ये समझ में आ रहा है आपको इंट्रोडक्शन पोर्शन में कि सिंगल जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होगा, एक जीन के डिफेक्ट के वजह से बाय बर्थ उस पर्सन में एक कोई भी कैरेक्टर एबनॉर्मल होते हुए दिखेगा। ये 3 एग्जांपल्स आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। दूसरा, कंजेनाइटल डिसऑर्डर में जो बाय बर्थ हमको मिलने वाले हैं उनमें हम इंक्लूड करेंगे क्रोमोसोमल एबर्वेशन। अभी सिंगल जीन म्यूटेशनल और क्रोमोसोमल एबर्वेशन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है और कैसे आता है, देखो मैंने लिखा हूँ उसी में सब चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है। सिंगल जीन मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं या फिर हमारे डीएनए में जो जीन्स होते हैं उन जीन्स में से टोटल नंबर में से सिर्फ एक जीन में डिफेक्ट होता है, तो ये पहले कैटेगरी का डिसऑर्डर। लेकिन क्रोमोसोमल एब्रिवेशन में होता क्या है, देखो हमारा टोटल जो जेनेटिकल मेकअप होता है क्रोमोसोम से रिलेटेड, जैसे ह्यूमन में हमको पता है कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स और यू कैन कॉल इट एज अ 46 नंबर टोटल। तो 46 क्रोमोसोम होनी चाहिए जिससे हमारे बॉडी का टोटल मेकअप किया जाता है, टोटल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को बैलेंस किया जाता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को क्रोमोसोमल एब्रिवेशनल डिसऑर्डर होता है बाय बर्थ, तो उनमें आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक तो +1 दिखेगा या फिर -1 दिखेगा। इसका मतलब उस पर्सन के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो टोटल बननी चाहिए वो वहाँ पे चेंज होती है। अगर आप +1 करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 47 मिलेगा। अगर आप -1 करते हो तो यहाँ पे आपको 45 मिलेंगे। आप जेनेटिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिकल वेरिएशन में इन डिसऑर्डर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल वाइज देखना चाहते हो तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कम से कम 3 दे सकते हो आप, जिसमें आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा डाउन सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम और तीसरा अगर हम इंक्लूड करेंगे वो है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। अभी आप थोड़ा सा और एक माइन्यूटली डिफरेंस देख रहे होंगे। सिंगल जीन म्यूटेशनल में मैंने बताया था कि एक ही जीन में डिफेक्ट होता है तो एक कैरेक्टर के ऊपर इफेक्ट होगा। यहाँ पे आपको क्या बताया मैंने, क्रोमोसोमल इसमें एक तो एक कंप्लीट क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या फिर कंप्लीट क्रोमोसोम एक मिस हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या देखेंगे, हमने एक वर्ड यहाँ पे भी इंक्लूड किया है हर एक डिसेबिलिटी को एज ए सिंड्रोम करके। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, इट इज द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, मतलब एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स में हमको डिफेक्ट आते हुए दिख रहा है। तो वो डिफेक्ट हमको मल्टीपल लेवल पे दिखाना है। तो जैसे कंसिडर करो कि एक क्रोमोसोम अगर एडिशन में आता है तो उसके ऊपर अगर 15 अगर जीन्स है, 15 अगर कैरेक्टर्स अगर कोड किए हैं तो कहीं ना कहीं 15 कैरेक्टर्स में आपको एबनॉर्मलिटी दिखेगी। अगर वो कम होता है तो वही 15 कैरेक्टर आपको मिसिंग होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब एडिशन या डिलीशन किसी भी एक क्रोमोसोम का अगर आप करते हो तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज प्रोड्यूस होने के चांसेस रहेंगे। तो आप लोगों को बेटा समझ में आ रहा है इसका डिफरेंस, सिंगल जीन में एक कैरेक्टर डिफेक्टेड होता है और क्रोमोसोमल एबर्वेशन में मल्टीपल कैरेक्टर्स का इफेक्ट आपको दिखने वाला है। तीसरे वाले फैक्टर की तरफ आते हैं हम। तो तीसरा वाला फैक्टर मैंने बताया था एनवायरमेंटल फैक्टर। अभी एनवायरमेंटल फैक्टर और वो भी कंजेनाइटल से कैसे रिलेट करेंगे हम, तो बहुत सारे टाइम ऐसा देखा जाता है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में या फिर प्रेगनेंसीज के कंडीशन में उनके एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से उस जेनेटिकल डिफेक्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे शुरू हो जाता है। मतलब एनवायरनमेंट अगर सूटेबल नहीं है उस फीमेल के प्रेगनेंसी के लिए या फिर उस फीमेल के सराउंडिंग मीडियम में, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उसके यंग वन में, उसके ऑफस्प्रिंग में या फिर उसके बेबी में आते हुए दिखता है। तो वो किस तरीके से हो सकता है, देखो एनवायरमेंटल इफेक्ट में मैं 2 इफेक्ट यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। एक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल रहेगा क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, और दूसरा अगर हम देखेंगे हेयर लिप कंडीशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्लेफ्ट पैलेट का मतलब क्या है, तो आप लोगों ने स्केलेटन लोकोमोशन के चैप्टर में बोन की स्टडी किए होंगे। उस बोन के स्टडी के दौरान आपको पता लगा होगा कि हमारे अपर जॉ में जो बोन होता है उसका नाम है पैलेटाइन बोन या फिर जिसको पैलेट कहा जाता है। तो जिस किसी पर्सन में एनवायरमेंटल इफेक्ट हुआ है किसी पोल्यूटेंट के वजह से, किसी कंटेमिनेशन की वजह से, तो उसमें क्या होता है, देखो बाय बर्थ उस पर्सन का जो पैलेटाइन बोन है वो स्प्लिटेड होता है, वो सेपरेटेड होता है। इसका मतलब उसमें आपको तो 2 हाफ का फॉर्मेशन मिल सकता है। तो वो स्प्लिटेड कंडीशन मतलब क्लेफ्ट पैलेट है। इट इज ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट इन द प्रेगनेंसी कंडीशन। दूसरा अगर हम देखेंगे तो हेयर लिप पैटर्न या फिर हेयर लिप कंडीशन का मतलब क्या है, बाय बर्थ किसी पर्सन का अपर लिप
अगर स्प्लिटेड दिखता है, जनरली हम देखते हैं कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए लीफ का फॉर्मेशन, लेकिन अगर कहीं पे स्प्लिटिंग आपको दिखती है तो वो स्प्लिटिंग भी जेनेटिकल डिफेक्ट की वजह से हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कोई भी डिसऑर्डर जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, उनको हम प्रॉपर लेवल पे क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, और उसके क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग डायमेंशन के साथ कवर कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला मीनिंग समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन में, कंजेनाइटल का मतलब क्या होगा, द डिसऑर्डर, द डिसीजेस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड और बाय बर्थ और सिंस बर्थ, और उसके लिए फिर हमने देखे हैं सिंगल जीन म्यूटेशनल, क्रोमोसोमल एब्रिवेशनल और एनवायरमेंटल। इसके जितने भी मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को दिया हो वो टोटल एग्जांपल्स आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए, अभी के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्वेरीज रहेंगे, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है,